बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स चैप्टर नंबर 6 हमने स्टार्ट किया हुआ है। लास्ट लेक्चर में हमने मेजर सोर्सेज ऑफ एनर्जी हमने कंप्लीट किए। आज जो हमारा टॉपिक है वो है मैस एनर्जी इक्वेशन। मैस एनर्जी इक्वेशन हम पढ़ेंगे। इसमें मैस एनर्जी इक्वेशन जो है वो किसने दी थी? आइंस्टाइन ने दी थी। एमसीक्यूज़ भी आ जाता है, इसको आप अंडरलाइन कर लेंगे कि मैस एनर्जी इक्वेशन आइंस्टाइन ने दी थी। आइंस्टाइन ने क्या कहा था? आइंस्टाइन ने ये कहा था कि अगर मैस में लॉस होता है तो उसमें हमें बहुत सारी अमाउंट में एनर्जी जो है वो मिलती है। जैसे यहाँ पे हमारे पास इसकी जो इक्वेशन है वो E=mc² है। यहाँ पे E जो है वो एनर्जी के लिए है, m मैस है और c जो है वो स्पीड ऑफ लाइट है। तो स्पीड ऑफ लाइट जो है इसकी वैल्यू फिक्स होती है जो कि 3 × 10⁸ है और स्पीड की जो यूनिट्स होते हैं वो ms-1 है। तो उसने ये कहा था कि अगर मैस में लॉस होता है तो वहाँ से बहुत सारी अमाउंट में एनर्जी जो है वो रिलीज़ होती है। तो आइंस्टाइन प्रिडिक्ट द इंटर कन्वर्जन ऑफ मैटर एंड एनर्जी। अकॉर्डिंग टू हिम अ लॉस इन द मैस ऑफ अ बॉडी प्रोवाइड्स अ लॉट ऑफ एनर्जी। दिस हैपन्स इन न्यूक्लियर रिएक्शंस। और ये कहाँ पे होता है? ये न्यूक्लियर रिएक्शंस में होता है। जैसे कि आपको बताया था फिशन एंड फ्यूजन रिएक्शन थे। तो द रिलेशन बिटवीन मैस m एंड एनर्जी E इज़ गिवन बाय आइंस्टाइन एनर्जी इक्वेशन। इसकी आइंस्टाइन एनर्जी इक्वेशन ये है, मैस m जो है वो मैस है, E एनर्जी है, C स्पीड ऑफ लाइट है। हेयर C इज़ द स्पीड ऑफ लाइट एंड इसकी जो वैल्यू है वो 3 × 10⁸ ms-1 है। The above equation shows that tremendous amount of energy can be obtained from small quantity of matter। मतलब ये कि यहाँ पे हमारे पास अगर एक मैटर की थोड़ी सी क्वांटिटी है या उसका मैस जो है उसमें लॉस होता है थोड़ा सा, तो उससे बहुत सारी अमाउंट में एनर्जी रिलीज़ होती है। इट अपीयर्स दैट मैटर इज़ अ हाईली कंसंट्रेटेड फॉर्म ऑफ एनर्जी। द प्रोसेस ऑफ गेटिंग एनर्जी फ्रॉम आवर न्यूक्लियर पावर प्लांट्स इज़ बेस्ड ऑन द अबव इक्वेशन। और न्यूक्लियर पावर प्लांट से जो हम एनर्जी हासिल करते हैं वो इसी इक्वेशन पे बेस करती है। द प्रोसेस इज़ टेकिंग प्लेस ऑन द सन एंड स्टार्स फॉर द लास्ट मिलियंस ऑफ ईयर। और ये वाला जो प्रोसेस है ये लास्ट मिलियंस ऑफ ईयर से सन पे और स्टार्स पे हो रहा है और वहाँ से हमें जो एनर्जी आ रही है वो इसी के अकॉर्डिंग आ रही है और इसी जो है वो रिएक्शन की वजह से आ रही है। ओनली अ वेरी स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ द सन एनर्जी रीच द अर्थ। यानी कि सन के ऊपर जो एनर्जी है उसका बहुत थोड़ा सा पार्ट जो है वो अर्थ पे आता है। यहाँ से आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि सन पे कितनी ज़्यादा एनर्जी होगी। दिस वेरी स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ द सन एनर्जी इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर लाइफ ऑन द अर्थ। और ये थोड़ी सी एनर्जी का फ्रैक्शन हमारे पास आता है, सन अर्थ पे पहुँचता है, तो यही हमारी लाइफ का जो है वो ज़रिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर गर्मियों में जैसे हम देखते हैं कि हमारी अर्थ जो है वो रिवॉल्व करते हुए सन के थोड़ा करीब जाती है तो हीट हो जाती है बहुत ज़्यादा। तो आप इससे अंदाज़ा कर सकते हैं कि सन के ऊपर सन पे कितनी ज़्यादा एनर्जी होगी, कितनी ज़्यादा हीट होगी, कितनी ज़्यादा लाइट होगी। तो हमारी अर्थ पे तो बहुत स्मॉल फ्रैक्शन जो है वो आता है अर्थ के एनर्जी का। नेक्स्ट जो है वो इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम फॉसल फ्यूल्स है। अब हम इसके फ्लो चार्ट की मदद से देखेंगे कि हम फॉसल फ्यूल से इलेक्ट्रिसिटी को हासिल कैसे करते हैं। इसमें सबसे पहले हमारे पास जो होती है वो केमिकल एनर्जी होती है स्टोर इन फॉसल फ्यूल्स इनपुट। ये एमसीक्यूज़ भी आता है कि फॉसल फ्यूल के अंदर कौन सी एनर्जी स्टोर होती है, तो केमिकल एनर्जी फॉसल फ्यूल के अंदर स्टोर होती है जो कि हम एज अ इनपुट उसको दे रहे होते हैं। उसके बाद क्या होता है, बर्निंग प्रोसेस स्टार्ट होता है। जब बर्निंग प्रोसेस होता है तो हीट एनर्जी इज़ यूज टू प्रोड्यूस हाई प्रेशर स्टीम इन अ बॉयलर। अब इसमें हीट एनर्जी जो है वो यूज़ की जाती है क्या चीज़ प्रोड्यूस करने के लिए? प्रोड्यूस हाई प्रेशर स्टीम इन अ बॉयलर। हीट एनर्जी को यूज़ करते हैं और बॉयलर में हाई प्रेशर की वजह से क्या होता है, स्टीम। उसके बाद है ये बर्निंग प्रोसेस में हुआ। नेक्स्ट हमारे पास क्या हुआ, अब यहाँ पे हमारे पास केमिकल एनर्जी थी, उसके बाद हीट एनर्जी आ गई। अब ये किस में कन्वर्ट हो गई है? पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्टीम इज़ यूज टू टर्न अ टरबाइन। अब जब हमारे पास वाटर जो है वो स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है तो वो अपनी उसके अंदर जो एनर्जी होती है वो पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो पोटेंशियल एनर्जी किस काम आती है? फिर वो स्टीम या वो पोटेंशियल एनर्जी उसके अंदर जो होती है वो टरबाइंस को रन करने के या टर्न करने के काम आती है। इससे हम टरबाइंस को रन
करवाते हैं। और यहाँ पे क्या हुआ, चेंजिंग पीई इनटू मैकेनिकल एनर्जी। अब यहाँ पे हमारे पास जो यहाँ से क्या होगा, जो पोटेंशियल एनर्जी है जब हम टरबाइंस को रन करवाएंगे तो वो किस में चेंज हो जाएगी, मैकेनिकल एनर्जी में। मैकेनिकल एनर्जी फ्रॉम टरबाइंस इज़ यूज टू रन एन इलेक्ट्रिक जनरेटर। अब जो मैकेनिकल एनर्जी है वो टरबाइंस में वो क्या करेंगी, वो जनरेटर को रन करवाएंगी। तो इसका मतलब ये कि पहले केमिकल एनर्जी थी, उससे वो किस में कन्वर्ट हो गई, हीट एनर्जी में, उससे फिर किस में, पोटेंशियल एनर्जी में, और फिर पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गई है, मैकेनिकल एनर्जी में। अब मैकेनिकल एनर्जी से हम जनरेटर को जब रन करवाएंगे तो जनरेटर क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा, उस मैकेनिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर देगा, इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर देगा, और इलेक्ट्रिसिटी जो होगी वो एज अ आउटपुट होगी। तो मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मतलब ये केमिकल एनर्जी पहले, उसके बाद कन्वर्ट हो गई हीट एनर्जी में, और हीट एनर्जी कन्वर्ट होगी पोटेंशियल एनर्जी में जब उसके अंदर स्टीम प्रोड्यूस हुई, और उसके बाद मैकेनिकल एनर्जी में जो पोटेंशियल एनर्जी से हमने टरबाइंस को टर्न करवाया तो उसमें मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई पोटेंशियल एनर्जी, और मैकेनिकल एनर्जी जो है वो किस में कन्वर्ट हो गई, आगे इलेक्ट्रिसिटी में प्रोड्यूस में कन्वर्ट हो गई, और हमें क्या मिल गई, आउटपुट। यानी कि हमने इनपुट में केमिकल एनर्जी दी और आउटपुट में हमें इलेक्ट्रिसिटी जो है वो मिल गई आउटपुट में। तो ये सारा फ्लो चार्ट था कि हम इलेक्ट्रिसिटी जो है वो फ्रॉम फॉसल फ्यूल किस तरह से हासिल करते हैं। We use electricity in houses, offices, schools, business centers, factories, and in farms. We have different ways to generating electricity. Most of the electricity is obtained using fossil fuels such as oil, gas, and coal. Fossil fuels are burnt in thermal power stations to produce electricity. Various energy conversion process involved in producing electricity from coal or described in a block diagram. जैसे कि आप देखते हैं कि यहाँ पे अपने स्कूल में भी जनरेटर पड़ा हुआ है, लेकिन वो वाला जो है वो उसको हम इस प्रोसेस से नहीं करते, बल्कि उसमें हम ऑयल जो है वो यूज़ करते हैं, और फिर उसको क्या किया जाता है, उसको मैकेनिकल एनर्जी दी जाती है, फिर वो मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, और फिर इस तरह से हम आउटपुट जो है वो हासिल करते हैं। मैकेनिकल एनर्जी के बाद हमने आउटपुट जो है वो उससे हासिल करते हैं। जो उसके अंदर ऑयल होता है यानी है जो हम उसमें फिल करवाते हैं, तो वो जो है, या गैस जो है, उसके अंदर जो एनर्जी होती है वो केमिकल एनर्जी होती है। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है वो एनर्जी एंड एनवायरनमेंट है। अब एनर्जी यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारे एनवायरनमेंट एनर्जी जो है वो किस तरह से एनवायरनमेंट पे इफ़ेक्ट करती है, या ये सारा हम इसमें देखेंगे, या एयर पोल्यूशन क्या होती है, एयर पोल्यूशन क्या है इसमें, या इस एयर अपने एनवायरनमेंट को जो है वो जो बहुत ज़्यादा पोल्यूशन है उसमें उसको हम कम करने के लिए क्या क्या स्टेप्स जो हैं वो कर सकते हैं, गवर्नमेंट को कौन कौन से स्टेप्स करने चाहिए और हमें ख़ुद से कौन कौन से स्टेप्स करने चाहिए, ये सारा कुछ हम इसमें देखेंगे। एनर्जी एंड एनवायरनमेंट है। एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स सच एज पोल्यूशन दैट कंसिस्ट ऑफ नॉइज, एयर पोल्यूशन एंड वाटर पोल्यूशन में अराइज बाय यूजिंग डिफरेंट सोर्सेज ऑफ एनर्जी सच एज फॉसल फ्यूल्स एंड न्यूक्लियर एनर्जी। यानी कि न्यूक्लियर एनर्जी और फॉसल फ्यूल जो हैं ये बहुत सारे एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स की वजह बनती है। तो पोल्यूशन इज़ द चेंज इन द क्वालिटी ऑफ एनवायरनमेंट दैट कैन बी हार्मफुल एंड अनप्लेजेंट फॉर लिविंग थिंग्स। और ये जो पोल्यूशन है ये हार्मफुल होती है हमारे एनवायरनमेंट के लिए भी और लिविंग थिंग्स के लिए भी। अ टेम्परेचर राइज इन द एनवायरनमेंट दैट डिस्टर्ब लाइफ इज़ कॉल्ड थर्मल पोल्यूशन। ये थर्मल पोल्यूशन की डेफिनेशन है, इसको आप अंडरलाइन कर लेंगे कि थर्मल पोल्यूशन जो है वो क्या होती है, जब टेम्परेचर राइज होता है तो उसको हम बोलते हैं थर्मल पोल्यूशन, जो कि हमारी लाइफ को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर देती है। थर्मल पोल्यूशन अपसेट्स द बैलेंस ऑफ लाइफ एंड डेंजरस द सर्वाइवल ऑफ मैनी स्पीशीज़। और ये बहुत डेंजरस होती है बहुत सारी स्पीशीज़ के लिए जब टेम्परेचर जो है वो कम ज़्यादा हो जाता है। जैसे कि आप देख रहे हैं लास्ट 2-3 ईयर से कि हर आने वाली गर्मियों में टेम्परेचर जो है वो पहले से ज़्यादा होता है 1-2 डिग्री, तो ये जो है वो बहुत हार्मफुल है। एयर पोल्यूशन pollutants आर अनवांटेड एंड हार्मफुल नेचुरल प्रोसेस सच एज volcanic eruptions, forest fire and dust storm and add pollutant to the air. These pollutants rarely build up to harmful levels. On the other hand, the burning fuel and solid waste in houses, automobiles, homes and automobiles and factories release harmful amount of air pollutant. जैसे हम देखते हैं कि एयर पोल्यूटेंट में अगर हम देखें तो जैसे डस्ट पार्टिकल्स हैं, और उसके बाद जो है वो डस्ट इंडस्ट्री से जो हार्मफुल गैसेस हैं, या फिर होम से जो सॉलिड वेस्ट हैं, वो सारा ऑटोमोबाइल्स की फैक्ट्रीज़ जो हैं वो वहाँ से वो सारा कुछ जो है वो क्या कर रहे हैं, इन्वायरमेंट को पोल्यूट कर रहे हैं। तो ऑल पावर प्लांट्स प्रोड्यूस वेस्ट हीट बट फिशन प्लांट्स प्रोड्यूस द मोस्ट।
the heat release into a lake, a river or an ocean upsets the balance of life in them. Unlike other power plants, nuclear power plant do not produce carbon dioxide but they do produce dangerous radioactive waste। वो कह रहे हैं कि जैसे कि बाकी आप पावर प्लांट में देखते हैं कि वो जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड, न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो प्रोड्यूस नहीं करता, लेकिन ये हमारे इन्वायरमेंट को क्या करता है, इसमें जो रेडियोएक्टिव वेस्ट होती हैं वो डेंजरस होती हैं बहुत सारी, जो कि हमारी लाइफ के लिए भी डेंजरस हैं। इन मैनी कंट्रीज़ गवर्नमेंट हैव पास्ड लॉ टू कंट्रोल एयर पोल्यूशन। ये सारा कुछ यानी कि जो भी हमने अभी पढ़ा है सारा कुछ काज था एयर पोल्यूशन का। तो अब इसको कम करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया है, उसको कंट्रोल कर रहे हैं। सम ऑफ दीज लॉ लिमिट द अमाउंट ऑफ पोल्यूशन दैट पावर प्लांट्स, फैक्ट्रीज़ एंड ऑटोमोबाइल्स आर अलाउड टू गिव ऑफ। यानी कि जब हम उसका फैक्ट्रीज़ का या पावर प्लांट्स का या बहुत ज़्यादा या गैर ज़रूरी इस्तेमाल जो है उसको बंद किया जाए, या to meet these conditions for automobiles new cars have कैटालिस्टिक कन्वर्टर्स, यानी कि जो न्यू गाड़ियाँ हैं या न्यू कारें हैं उनको कैटालिटिक कन्वर्टर में कन्वर्ट कर दिया जाए। दीज डिवाइसेस कन्वर्ट सम पोल्यूटिंग गैसेस। द यूज़ ऑफ लेड फ्री पेट्रोल हैज़ ग्रेटली रिड्यूस द अमाउंट ऑफ लेड इन द एयर। और पेट्रोल जो है वो हम लेड फ्री पेट्रोल यूज़ करें जो कि कम पोल्यूशन होती है, जिससे इंजीनियर्स आर वर्किंग टू इम्प्रूव न्यू काइंड्स ऑफ कार इंजन दैट यूज़ इलेक्ट्रिसिटी और एनर्जी सोर्सेज दैन अदर डीजल एंड पेट्रोल। अदर दैन डीजल एंड पेट्रोल इंजीनियर्स जो हैं वो इस पे काम कर रहे हैं कि जो गाड़ियां हैं वो डीजल और पेट्रोल के बगैर चलें, यानी इलेक्ट्रिसिटी पे वो चलें। तो इस पे भी काम हो रहा है। या अगर हम अपनी इंडिविजुअल देखें कि हमें क्या करना है, तो मैनी इंडिविजुअल कम्युनिटीज़ हैव लॉज विच प्रोटेक्ट देयर एरियाज़ फ्रॉम पोल्यूशन। हम अपने एरियाज़ को पोल्यूशन से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। किस तरह से कर सकते हैं? फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम एक गाड़ी में एक लोग जो है, एक बंदा जो है वो जा रहा है, तो हमें इसकी बजाय हमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करनी चाहिए ताकि एक ही गाड़ी में बहुत सारे लोग जो हैं वो उसमें ट्रैवल कर सकें। Individual can help to control air pollution simply by reducing the use of cars and other machines that burn fuels। क्योंकि उनमें क्या होता है, फ्यूल बर्न होता है जिसकी वजह से इन्वायरमेंट पोल्यूट होता है। शेयरिंग राइड्स एंड यूजिंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स आर द वे टू रिड्यूस द नंबर ऑफ ऑटोमोबाइल्स इन यूज़। तो नेक्स्ट हमारा जो है वो फ्लो डायग्राम ऑफ एन एनर्जी है। अब फ्लो डायग्राम एनर्जी कन्वर्टर, अब ये मैं आपको फ्लो डायग्राम इसकी बता देती हूँ सारी है। सबसे पहले हमारे पास इलेक्ट्रिक लैंप है, इसकी फ्लो डायग्राम किस तरह से है। सबसे पहले हमारे पास इसमें होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है जो हम इसको एज अ इनपुट देते हैं। उसके बाद इलेक्ट्रिकल एनर्जी से हमें दो एनर्जीज मिलती हैं। एक होती है लाइट एनर्जी, यानी ये लैंप की बात कर रहे हैं कि लैंप को हम जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी देंगे तो उसमें क्या चीज़ आएगी, उसमें आएगी लाइट एनर्जी हमें मिलती है, और दूसरी जो है वो कौन सी मिलती है, हीट एनर्जी। यानी कि हम इनपुट में इलेक्ट्रिकल एनर्जी देंगे, आउटपुट में हमें दो एनर्जीज मिलेंगी, एक तो लाइट एनर्जी मिलेगी और दूसरी कौन सी मिलेगी, हीट एनर्जी मिलेगी। लाइट एनर्जी तो हम यूज़ करते हैं, लेकिन जो हीट एनर्जी है वो हम यूज़ नहीं करते, ये वेस्ट होती है। इसी तरह से यहाँ पे एनर्जी सेवर लैंप की हम देखते हैं, तो इसमें हमारे पास इनपुट में हम क्या देंगे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी देंगे, और आउटपुट में हमारे पास क्या आएगा, लाइट एनर्जी आएगा। नेक्स्ट जो है वो व्हीकल है। व्हीकल्स की अगर हम बात करें तो इसमें किस तरह से एनर्जी जो है वो चेंज होती है। तो इसमें सबसे पहले हम जो फ्यूल है उसके अंदर, या पहले भी हम बात कर चुके हैं कि उसके अंदर होती है केमिकल एनर्जी, वो एज अ इनपुट है। उसके बाद हमारे पास अब जब गाड़ी मूव करती है, फ्यूल बर्न होता है, गाड़ी मूव करती है, तो जब मोशन की वजह से जो एनर्जी होती है वो काइनेटिक एनर्जी होती है। और उसके साथ साथ हमारे पास जब उसके इंजन में हीट एनर्जी भी प्रोड्यूस होती है, और साथ साथ गाड़ी जब चल रही होती है तो उसकी आवाज़ भी आती है। यानी कि जब हम उसको इनपुट देते हैं तो हमारे पास तीन चीज़ें आ जाती हैं। एक तो हीट एनर्जी आती है जो कि वेस्ट होती है, साउंड एनर्जी जो कि वेस्ट होती है, और जो हमारी यूज़फुल है वो क्या है, काइनेटिक एनर्जी है। और काइनेटिक से फिर हमें आगे क्या मिलता है, वर्क डन मिलता है कि हम अपनी मंजिल तक जो है वो पहुंचते हैं। तो इतनी उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी होगी, उतना ही वो क्या करेगी, वर्क डन करेगी। तो उसके बाद है पावर स्टेशन का है फ्लो चार्ट है। इसमें हम देखते हैं कि इसमें हम क्या करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्टोर, यानी कि उसके अंदर जो स्टोर वाटर होता है उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी होती है जो कि एज अ इनपुट होती है।
अब पोटेंशियल एनर्जी जो है वहाँ से हमें मिलती है काइनेटिक एनर्जी, और फ्लोइंग वाटर, जब वाटर फ्लो करता है तो काइनेटिक एनर्जी होती है, यानी कि वो मूव करता है। और इससे फिर हमें मिलती है हीट एनर्जी ड्यू टू फ्रिक्शन, और ये भी आउटपुट होती है। साउंड एनर्जी, यानी जब वो मूव करता है तो उसकी आवाज़ भी होती है, ये भी आउटपुट होती है जो कि नॉइज़ होती है। उसके बाद काइनेटिक एनर्जी क्या करती है, वर्क डन करती है, और वर्क डन के बाद हमारे पास क्या चीज़ आ जाती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी एज आ आउटपुट आ जाती है। ये तीनों हमारे पास आउटपुट हैं, लेकिन ये साउंड एनर्जी जो है ये भी वेस्ट है, और जो हीट एनर्जी है ये भी वेस्ट होती है, और जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है इसको हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हमें एक चीज़ पता चलती है, वो ये चीज़ है कि जो हम इनपुट दे रहे हैं, आउटपुट हमेशा उससे क्या आ रही है, कम आ रही है। क्योंकि देखिए ना, यहाँ पे हमने इनपुट पोटेंशियल एनर्जी दी है तो 2 एनर्जीज यहाँ पे वेस्ट हो चुकी हैं, बाकी जो है एक फ्रैक्शन हमें यहाँ पे मिलेगी। यानी जितनी इनपुट है, यहाँ से ये बात तो पता चल रही है कितनी इनपुट है उतनी हमें आउटपुट नहीं मिल रही, आउटपुट कम मिल रही है। इस फ्लो चार्ट में भी यही चीज़ थी कि हमें आउटपुट तो लाइट एनर्जी मिल रही थी, और यहाँ पर ये हमारे काम नहीं आ रही। तो यहाँ पर भी हमारे पास ये है कि इनपुट से आउटपुट क्या होगी, कम होगी, और यहाँ पे भी हमारे पास आउटपुट क्या होगी, इनपुट से कम होगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है वो एफिशिएंसी है, 6.8 है। एफिशिएंसी में हमने ये देखना है कि एफिशिएंसी क्या है, एफिशिएंसी कौन सी टर्म है। तो एफिशिएंसी जो है वो रेशो होती है किसकी, एनर्जी की रेशो है, जिसमें रिक्वायर्ड फॉर्म ऑफ आउटपुट एंड टोटल इनपुट एनर्जी है। यानी कि इसमें रेशो होती है रिक्वायर्ड फॉर्म, यानी कि जो एनर्जी हमें चाहिए एज आ आउटपुट, यानी आउटपुट और इनपुट की रेशो को हम क्या बोलते हैं, एफिशिएंसी बोलते हैं। तो ये रिक्वायर्ड फॉर्म ऑफ आउटपुट और डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, टोटल एनर्जी, टोटल इनपुट एनर्जी, और जब अगर हम इसको परसेंटेज में लिखेंगे तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100। तो यही इसकी डेफिनेशन है कि एफिशिएंसी ऑफ अ सिस्टम इज द रेशियो ऑफ रिक्वायर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी obtained फ्रॉम अ सिस्टम एज आउटपुट टू द टोटल एनर्जी गिवन टू इट एज इनपुट। यानी कि एफिशिएंसी सिस्टम की जो है वो रेशो होती है रिक्वायर्ड फॉर्म ऑफ आउटपुट जो कि हम सिस्टम से ऑब्टेन करते हैं, और टू द किससे होती है, टोटल एनर्जी गिवन टू इट एज इनपुट, और उस एनर्जी से जो हम एनर्जी उसको देते हैं। तो ये ऊपर वाला जो पैराग्राफ है ये आप इसको खुद जो है वो रीड आउट करेंगे, नीचे वाला जो है वो मैं कर देती हूँ। अब यहाँ पे हम बात करें आइडियल सिस्टम की। आइडियल सिस्टम कौन सा होता है, आइडियल सिस्टम वो होता है जिसमें जितनी हम उसको इनपुट दें उतनी ही हमें आउटपुट मिले। लेकिन ये हम ऐसा कंसीडर तो कर सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसी कोई भी सिस्टम जो है, आइडियल सिस्टम जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता। तो इसमें जो है वो An ideal system is that which gives an output equal to the total energy used by it। आइडियल सिस्टम वो होता है जिसमें आउटपुट और इनपुट दोनों इक्वल हों, लेकिन उसकी एफिशिएंसी जो है वो 100% होती है। लेकिन लोग जो हैं वो इस तरह का वर्किंग सिस्टम बनाने की कोशिश तो कर रहे हैं जो 100% एफिशिएंट हो, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा सिस्टम एग्जिस्ट नहीं करता। एवरी सिस्टम मीट्स एनर्जी लॉसेस ड्यू टू फ्रिक्शन दैट कॉजेज हीट, नॉइज़ एट्सेट्रा। तो हर सिस्टम में क्या होता है, कुछ अमाउंट एनर्जी की लॉस हो जाती है, जैसे कि हीट है और नॉइज़ है। देयर आर नॉट द यूजफुल फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड गो वेस्ट। ये जो हैं इन दोनों एनर्जीज़ को हम यूज़ नहीं करते और ये वेस्ट हो जाती हैं। दिस मीन्स वी कैन नॉट यूटिलाइज ऑल द एनर्जी गिवन टू अ वर्किंग सिस्टम। इसका मतलब ये है कि हम जो एनर्जी दे रहे हैं, उसको जो इनपुट दे रहे हैं और जो हमें आउटपुट मिल रही है, वो सारी की सारी एनर्जी हम यूज़ नहीं कर सकते। द एनर्जी इन द रिक्वायर्ड फॉर्म ऑब्टेन फ्रॉम अ वर्किंग सिस्टम इज़ ऑलवेज लेस दैन द एनर्जी गिवन टू इट एज इनपुट। तो इसलिए हम कहते हैं कि जो इनपुट है उससे आउटपुट हमेशा क्या होती है, कम होती है। यहाँ पे एक टेबल आपको नज़र आ रहा होगा, ये इसमें एनर्जी इनपुट है और एफिशिएंसी है। इलेक्ट्रिक लैंप की एफिशिएंसी कितनी है, 5% है। पेट्रोल इंजन है, इलेक्ट्रिक मोटर है, इलेक्ट्रिक फ़ैन है और सोलर सेल है। ये तो बहुत दफ़ा ये पेपर में इनकी एफिशिएंसीज़ आपने याद करनी है कि इसकी एफिशिएंसी जो है वो कितनी होती है। नेक्स्ट जो हमारा इसका लास्ट टॉपिक है वो है पावर है। पावर क्या होती है, पावर है रेट ऑफ डूइंग वर्क, यानी कि एक इंसान जो है वो कितने टाइम में कितना काम करता है उसको हम बोलते हैं उसकी पावर। यानी अगर हम इसकी एग्जांपल देखें कि हमारे पास दो लोग हैं, एक जो है दोनों को हमने सेम काम दे दिया, उतना ही काम दे दिया। एक बंदे ने वो काम किया है 1 घंटे में और एक बंदे ने वही काम किया है आधे घंटे में। तो अब हम कहेंगे किसकी पावर ज़्यादा है, वो बंदा जिसने उतना ही काम 1 घंटे में किया या वो बंदा जिसने उतना ही काम आधे घंटे में किया। तो ऑफकोर्स वो बंदा जिसने काम सेम काम किया लेकिन आधे घंटे में टाइम कम लगाया तो उसकी पावर क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो इसलिए हम कहते हैं कि पावर क्या है, रेट ऑफ डूइंग वर्क इज़ कॉल्ड पावर। 2 टर्म्स आती हैं, पावर 2 चीज़ों पे डिपेंड करती है, वर्क डन पे और
टाइम पे। तो 2 persons हैव डन इक्वल वर्क, वन टुक 1 hour टू कंप्लीट इट एंड द अदर कंप्लीट इट इन 5 hours, यानी कि एक बंदा जो है वो 1 घंटा लगाता है वही काम करने में, दूसरा जो है वो 5 घंटे लगाता है। नो डाउट बोथ ऑफ देम हैव डन इक्वल वर्क बट दे डिफर इन द रेट एट विच वर्क इज़ डन। बेशक कोई डाउट नहीं है कि दोनों ने सेम काम किया है, एक जैसा वर्क किया है, लेकिन दोनों ने टाइम डिफरेंट लगाया। इसका मतलब ये है कि दोनों की जो पावर है वो क्या है, डिफरेंट है। तो पावर की डेफिनेशन है, पावर इज़ डिफाइंड एज द रेट ऑफ डूइंग वर्क। ये पावर का फॉर्मूला है W/T। यहाँ से अगर हम इसके यूनिट निकालना चाहें तो वर्क डन, वर्क के यूनिट होते हैं जाउल, जो कि हम पीछे पढ़ चुके हैं, और टाइम के यूनिट होते हैं सेकेंड। इसका मतलब ये है कि इसके यूनिट बन जाएंगे जाउल पर सेकेंड, और जाउल पर सेकेंड जो है वो इक्वल होता है वॉट के। वॉट को हम कैपिटल W से डिनोट करते हैं। और वर्क जो है वो पावर जो है वो स्केलर क्वांटिटी है, सिंस वर्क इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, और पावर भी हमारे पास कौन सी क्वांटिटी होगी, स्केलर क्वांटिटी। ऐसा यूनिट ऑफ पावर इज़ वॉट है, इट इज़ डिफाइंड है। इसको हम किस तरह से डिफाइन करते हैं कि अगर हमारे पास वर्क जो है वो 1 जाउल हो और टाइम कितना हो, 1 सेकेंड हो, तो हम कहते हैं कितनी पावर है उसकी, 1 वोट है। द पावर ऑफ अ बॉडी इज़ 1 वोट इफ़ इट डज़ वर्क एट द रेट ऑफ जाउल पर सेकेंड। अगर वो पर सेकेंड के लिहाज से 1 जॉल वर्क करे तो उसकी पावर कितनी होगी, 1 वोट होगी। अब यहाँ पे हमारे पास जो वोट है वो जो है वो छोटे यूनिट हैं, तो बिगर यूनिट पावर के जो होते हैं वो किलो वोट होते हैं, मेगा वोट हैं, और किलो वोट जो हैं वो 1000 वोट के इक्वल हैं, और मेगा वोट जो हैं वो 10⁶ वोट के इक्वल हैं। उसके बाद ये लाजमी याद करना है, MCQs में आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये न्यूमेरिकल्स में भी यूज़ होता है कि 1 हॉर्स पावर जो है वो किसके इक्वल है, 746 वोट के इक्वल है। तो यहाँ तक हमारा ये चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो गया। बाकी इसकी जो है वो एग्जांपल्स और एक्सरसाइज है वो इंशाल्लाह हम आने वाले लेक्चर्स में करेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है।